गॉड, हम घर वापस जा रहे हैं। सो हैप्पी। अमान, तुम्हें वो घर नजर आ रहा है? वो घर किसका है? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नूरे जान? ठीक हो? अच्छा भाई मुझे छोड़ो, मैं दमाद से तो मिलने दो। कैसे हो भाई? बेटा बैठो। मैं बुआ से मिलके आती हूँ, बहुत नाराज हूँ। जब से शादी हुई है ना, उन्होंने मुझे याद नहीं किया, बिल्कुल भूल गई हैं वो। आप नूरे जान? नहीं आगा जान, आज तो मैं उनसे लड़ाई करूंगी बस। नरगिस बुआ घर पे नहीं है, मुल्तान गई भी। आ जाओ। मुल्तान? मुल्तान क्या करने गई है वो? भाई वो उनका भतीजा आया था, अब उनके खानदान में कुछ नाराजगियां चल रही थी, लड़ाइयाँ थी। उनको मनाने के लिए आया था कि भाई आ जाए मेरे साथ, चलिए। तो मैंने कहा आप चले जाए, इतनी दूर से लेने के लिए आया। भतीजा? उन्होंने तो कभी किसी भतीजे का जिक्र नहीं किया। कब आएंगी वो वापस? भाई इतने सालों बाद आया वो, कुछ महीने तो रहेंगी ना वो। हाँ, अगर इतने टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलने गई तो मिलने दो, फोन कर लेना। तो इसी बात पे तो हैरान हो रही हूँ, उनकी कोई फैमिली नहीं है और उन्होंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया। बात तो हो सकती है ना उनसे, फोन करें उन्हें। अब नरगिस बुआ का मेरे पास थोड़ी नंबर होता है, वो तो अली बख्श के पास होता है ना। तो अली बख्श कहाँ है? बुलाए, उससे नंबर ले लेना। सक्खर गया भाई छुट्टियों पे। चले, सक्खर से वापस आएगा तो फिर कॉल कर अब भाई ये बताओ, क्या पियोगे? चाय पियोगे, ठंडा पियोगे? बताओ। अंकल हम तो खाना खाने आए, चाय बाद में पी लेंगे। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। थैंक यू। बस ठीक है। और बताओ कैसा चल रहा है तुम लोग का सिलसिला? खुश हो? एंजॉय कर रहे हो लाइफ? बहुत। एहसन, आपको पता है कि अम्मी अब्बा की बाकी तमाम चीज़ें हम लोगों ने चैरिटी में दे दी थी, पर ये कुछ चीज़ें जो मैंने अब तक संभाल के रखी हुई हैं। आई गेस तुमने सारी चीजें संदूकची में संभाल के रख दी। ये संदूकचियाँ नहीं है एहसन, तो मेरा पूरा माजी है। इन चीज़ों को मैंने अपने हाथों से संभाल के रखा है। आज अब्बा की बरसी है। आज मुझे बहुत याद आ रही है अब्बा की, बल्कि मुझे तो अब्बा की, अम्मी की, नीलो बाजी की, सबकी बहुत याद आ रही है। डायरी लिखना अच्छी आदत है फरहाना। रोज तो डायरी पाबंदी से नहीं लिख पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी जिंदगी की हर अहम बात जरूर डायरी में लिखूं। नीलोफर मर गई, 2 अगस्त को मेरी प्यारी बेटी हम सबको छोड़ के चली गई। या अल्लाह कैसे सब्र करूं, अगर कैसे मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मुझसे कुछ कहे सुने बगैर दुनिया से चली गई और मैं बदनसीब उसका चेहरा तक ना देख सका। आखिरी बार बेटी के माथे पर बोसा तक ना दे सका। ऐसे कुछ जाता है भला? कराची उसकी कब्र से भी हो आया हूं, मगर दिल आज भी यह मानने को तैयार नहीं कि 10 रोज कब मेरी बेटी दुनिया से चली गई। है ना? तुमने माइंड तो नहीं किया कि मैंने अंकल से झूठ बोला कि तुमने हनीमून एंजॉय किया था? नहीं, मैं क्यों माइंड करूंगी? इनफैक्ट तुमने अच्छा किया, उन्हें कुछ नहीं बताया, खामखा परेशान हो जाते। मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ सही बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आई डिडंट वांट टू वरी। वैसे अगर दोबारा बात हो ना,
आई थिंक मे बी इट्स बेस्ट नॉट टू मेंशन कि वहाँ जाकर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी या कि हम दरियाबाग गए थे। मैं तो नहीं चाहता कि वो समझे कि तुम्हारी हनीमून डेस्टिनेशन के लिए मैं तुम्हें कहीं हॉन्टेड जगह लेकर गया या जहाँ हम ठहरे हुए थे वो तुम्हें भूत बंगला लगा। मैं बस गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। तुम फिक्र ना करो, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और तुम्हें लगता है मैं उनके सामने कभी ऐसी कोई बात करूंगी जिससे तुम्हारी इज्जत उनकी आंखों में कम हो? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है अमान। थैंक यू। वैसे तुम्हें लगा नहीं कि वो थोड़ा अपसेट लग रहे थे आज? आई मीन वैसे जब हमसे मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनमें एक एनर्जी होती है, लेकिन आज थोड़ा ऑफ लग रहे थे। नहीं नहीं, आई थिंक वो आजकल ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं, इस वजह से थके हुए लग रहे होंगे तुम्हें। आई थिंक इट्स फाइन। हाँ हो सकता है। चलो गुड नाइट। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हूँ। डॉक्टर्स बाईपास का कह रहे हैं। इस दिल के मर्ज ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नाकारा बना के बिस्तर पर डाल दिया। मैं किससे अपने दिल की परेशानियां बयान करूं? नीलोफर की माँ से कैसे कुछ शेयर करूं? वो बदनसीब माँ तो पहले ही जवान बेटी की नागानी मौत की सदमे में है और मेरी बीमारी के ख्याल से मुझसे छुप छुप के अकेले में रोती है कि कहीं उसे रोता देखकर मुझ दिल के मरीज की हालत मजीद न बिगड़ जाए। फरहाना भी इन बातों के लिए बहुत छोटी है, उससे कुछ शेयर नहीं कर सकता। नीलोफर के मरने के 2 महीने बाद उसका खत मुझे ना मिला होता तो मैं भी बाकी सारी दुनिया की तरह उसकी मौत को एक हादसा, एक कार एक्सीडेंट ही समझता। लेकिन उसका वो खत पढ़ने के बाद दिल को बहुत बेचैनी है। नीलोफर का वो आखिरी खत जो किसी पहाड़ी मकाम से उसने मुझे लिखा था, वो मुझे उसके मरने के 2 महीने बाद को मिला। वो खत चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, मरने से पहले मेरी बेटी खुश नहीं थी, उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था। एक बार यह ऑपरेशन करा लूं, खड़े होने और चलने फिरने के काबिल हो जाऊं तो फौरन पाकिस्तान जाऊंगा। इस बार फारूक से अपनी बेटी की मौत और जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में वो सब सवाल जरूर करूंगा जो ना मुझे चैन से जीने दे रहे हैं और न मरने। या अल्लाह, तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि अगर मेरी बेटी को मुझसे छीना गया है तो मैं उसकी तह तक पहुंच सकूं, और अगर फारूक ने हमसे कोई झूठ बोला है तो मैं उससे सच उगलवा सकूं। मुझ पे सच खोल दे मेरे रब, मुझ पे सच खोल दे। नीलोफर बाजी का खत, आखिरी खत। प्यारे अब्बा, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपका खत 2 हफ्तों से आया रखा है, जवाब फौरन न दे सकी, कुछ मसरूफियात भी थी और कुछ उलझने भी थी। आपका खत 2 हफ्ते कबल मुझे इस्लामाबाद से
अली बख्श ने ला कर दे था। हम लोग आजकल छुट्टियां गुजारने शुमाली इलाकों की तरफ पहाड़ों पर आए हुए हैं। आपको पता है ना, यहाँ हमारा समर हाउस है। इना का स्कूल खुलने पर ही अब हम अगस्त के आखिर में कराची वापस जाएंगे। अम्मी और फरहाना कैसी हैं? मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। दिल चाह रहा है उड़ कर आपके पास किसी तरह पहुंच जाऊं। थक गई हूँ अब्बा। जिंदगी वैसी नहीं जैसी नजर आती है, लोग भी वैसे नहीं जैसे बज़ाहिर लगते हैं। लोगों का असल कुछ और नज़र कुछ आता है। कभी कभी तो किसी की सच्चाई खुलने में बरसों लग जाते हैं, तब कहीं जाके उनका असल चेहरा सामने आता है। जिंदगी का बदसूरत चेहरा मुझे डराता है अब्बा। आपके पास जल्द आऊंगी इंशाल्लाह। इस बार आपके पास बहुत सारे दिन आके रुकूंगी। आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ है जो आपको कहना चाहती हूँ। अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा और फरहाना को उसकी नीलोबाजी का ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप सबसे मिलने के लिए शिद्दत से बेकरार हूँ अब्बा। आपकी नीलोफर। ना फोन उठाओ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ऐना मेरी जान, प्लीज पिक अप। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात नहीं, चुप क्यों बैठी हुई हो? सब सही सुना कि तुमने लंच भी नहीं किया था। क्या हुआ? ये क्या है? तुम्हारा नेकलेस मिल गया? कहाँ था? स्टडी में डस्टबिन में से मिला है। वहाँ क्या कर रहा था? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ये वहां कैसे पहुंच गया? खुद ब खुद चला गया? अगर किसी मुलाजिम ने उठाया होता तो उसूलन तो उसे चोरी कर लेना चाहिए था। यूं इस तरह बेदर्दी से कुचल के डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए था।
वो भी इस हालत में कि इसमें आगा जान की तस्वीर तो मौजूद ही नहीं है, और तुम्हारी तस्वीर वहीं की वहीं है। फिर आगा जान की तस्वीर कैसे गायब हो गई? बड़ी अजीब बात है। अमान, इतना तो मैं जानती हूँ कि ये काम किसी मुलाजिम का नहीं है। रहेगा इस घर में 2 अफराद, मैं और तुम। हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता। जब तुमने वहां नहीं रखा, मैंने वहां नहीं रखा, तो फिर ये खुद ब खुद कैसे पहुंच गया? तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा नेकलेस है, तुमने घुमाया, तुमने ढूंढ भी लिया, तो ये सवाल जवाब मुझसे क्यों हो रहे? क्या तरीका है ये? हाँ बेटा, वो गौरी साहब और उनकी बेगम साहिबा वो लोग आए हैं। आप कहें तो मैं उन्हें ड्राइंग में बिठा दूं या लॉन्च में? उनको बोलने कि मैं घर पे नहीं हूं। जी ठीक है सर, मैं कह देता हूं। क्या तरीका था अमान? तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मतलब तुमने घर आए हुए मेहमान को दरवाजे से वापस भेज दी? वो हमारे अंकल हैं, हमारे बड़े हैं। तो अंकल है तो क्या करूं? सर पे बिठा लूं? इसका मतलब है मैं मिलना नहीं चाहता। और बंदा पूछ लेता है घर पे आने से पहले आप घर पे हैं, हम मिलना चाहते नहीं मिलना चाहते वो हमारी मर्जी। ऐसे भी क्या तरीका है? वरना बता दे घर पे आने से पहले। नहीं, क्या मतलब है क्या तरीका है? इस घर में सारी चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती। अमान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे गौरी साहब, आपका रोल यहीं तक का था। मीर फारूक की इकलौती बेटी का रिश्ता हासिल करने के लिए आपकी ज़रूरत थी। अब ऐना मेरी है, आपका काम हो गया। बस वो सीढ़ी आप थे जिस पर चढ़कर मीर फारूक तक पहुंच गया। थैंक यू। मम्मी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अभी तो गए थे आप लोग अमान के घर। डैडी, मम्मी, सब ठीक तो है ना? आमीन, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? पूछो अपने डैडी से। बहुत शौक है इन्हें अपनी बेइज्जती कराने का। खुद गए तो गए, साथ में मुझे भी ले गए। ये ख्याल था इनका कि अकेले जाएंगे तो बुरा लग जाएगा अमान को। खूब रख के बेइज्जती की है इनके प्यारे अमान ने। अरे हुआ क्या है भाई? डैड, आप ही कुछ बताएं प्लीज। अरे ये क्या बताएंगे? इनकी आंखों पे तो अमान की मोहब्बत की पट्टी लगी है। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ। गार्ड ने हमें 10 मिनट तक बाहर खड़ा रखा, फिर 10 मिनट बाद वो आया और कह रहा है बेगम साहब और साहब तो घर पे ही नहीं है। अगर नहीं है तो उसी वक्त बता देता। और अमान की गाड़ियां पोर्च में खड़ी थी। दिस इज टू मच। ये तो हद से ज्यादा बदतमीजी की है उसने। मैं आपको बता रही हूँ गौरी साहब, कान खोलकर सुन ले। आपको बहुत शौक है ना बेइज्जती कराने का, आप शौक से करवाइए। खबरदार जो आइंदा मुझे कहीं ले गए। हमें बाकी बातों का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने भी कुछ दिन से देखा है कि अमान का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा है। आई गेस जब से उसकी शादी हुई है वो काफी खुश्क और रूड हो चुका है। जैसे पहले जैसी गर्मजोशी रही नहीं उसके अंदर। मुझे तो उसी दिन से चिढ़ हो गई उससे, जिस दिन उसने मेरी बेटी आसिया को ठुकराया और नूरलैन को पसंद किया। अरे मैं कोई पागल थी जो इस तरह की बातें सोच रही थी? उसने मुझे कई बार बातों में इशारा दिया है कि वो आसिया को पसंद करता है और हमसे कोई रिश्तेदारी चाहता है। और मम्मी रिदा ने भी तो ये बात कही थी मुझसे। एंड शी सेड कि वो खुद जब से इस घर में आई है उसने नोट किया है कि अमान किस तरह आसिया में इंटरेस्टेड है। कभी उसको लंच पर लेके जा रहा है, कभी उसको खासतौर पे फोन कॉल्स कर रहा है। उसने हमेशा कहीं ना कहीं हमें ये इशारे दिए हैं। सुन ली बेटे की बातें? देखा तुमने कैसे चुप बैठे? एक लफ्ज नहीं निकल रहा मुंह से। हाँ भाई, अमान के खिलाफ कैसे निकल सकता है? उनका फेवरेट बच्चा जो है। देख लो अपने बाप को, इतना जलील कराया हमें।
क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? लॉकेट की परेशानी, होरी अंकल की परेशानी, अब इन दो परेशानियों के अलावा कुछ है? वैसे मैं तुम्हारी जगह होता ना, बुआ के बारे में सोच के थोड़ा सा परेशान होता। जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया तो ये अचानक कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए? और फिर तुमसे कोई कांटेक्ट किए बगैर वो कुछ अरसे के लिए वहाँ रहने चली गई, फिर वहाँ पहुँच के भी कांटेक्ट नहीं किया। हालांकि तुम कह रही थी कि वो तुम्हें बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हैं। अब एक माँ एक अपनी बेटी से लाताल्लुक कैसे हो सकती है? और वैसे अगर सच कहूँ तो कल जब हम अंकल से मिलने गए तो वो भी थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे थे। वो वैसे नहीं थे, बात चात कर रहे थे, बट जैसे वो हैप्पी खुशी से मिलते हैं, वो समथिंग वाज मिसिंग। लग रहा था कि वो किसी चीज से परेशान है। क्या मुसीबत है, कैदी बना कर रखती है मुझे। यूं घर में बैठे बैठे तो मेरा दम ही घुट जाएगा। क्या करूं? साहिब बात करेंगे। हेलो फारूक, यहाँ घर पे बैठ बैठ के तो मेरा दम ही घुट। मेरी बात गौर से सुनो। परसों सुबह की फ्लाइट से तुम दुबई जा रही हो। वहाँ मेरा एक बंदा होगा तुम्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। तुम्हारे रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया। तुम दुबई में 15 दिन रहो। उसके बाद तुम्हारी अमेरिका की फ्लाइट भी बुक हो गई है, सैन फ्रांसिस्को की। वहाँ भी तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। मेरा बंदा आ जाएगा तुम्हें वहाँ भी पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे। और हाँ, एक बात गौर से सुनो, तुम अपना फोन बंद रखोगी, किसी से कोई बात नहीं करोगी। ये क्या बात हुई फारूक? इस तरह से मैं परदेश में अकेले, मैं मर जाऊंगी फारूक वहां पर। सायरा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, यही हम दोनों के हक में बेहतर हो। फारूक आप यहाँ रहेंगे और मैं वहां अकेले? कुछ दिन बाद मैं आ जाऊंगा ना, फिक्र क्यों कर रहे? यानी मैं अब वहीं रहूंगी? हाँ, तुम वहीं रहोगी और तुम्हें किसी भी चीज की कोई तंगी नहीं होगी। लेकिन मैं वहां होंगी तो अकेली ना फारूक। ना, लिसन टू मी केयरफुली। ये मेरे और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर है। मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने बैग पैक करो और किसी भी चीज की मदद चाहिए हो तो अली बख्श होगा, समझ गई? क्या मुसीबत। कौन? और आपका पासपोर्ट भी। हेलो हेलो एना, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हें कॉलें मिला रही हूँ, मैंने तुम्हें मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप किए, कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो तुम मुझे। आपको कोई काम था मुझसे? एना, मुझे बहुत जरूरी तुमसे बातें करनी है, और तुम यकीन करो ऐसी बातें जो तुम्हारे अलावा मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे बाजी के बारे में जिस टाइप की बातें पता चली है, तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है फरहाना खाला। ऐसी बहुत सी बातें जो मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी, वो भी मुझे पता चली। लेकिन इट्स ओके, ये दुनिया ऐसी ही है और लोग ऐसे ही सेल्फिश होते हैं। तुम क्या बोल रही हो एना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। फरहाना खाला, मैं बहुत बिजी हूँ। आपने इतनी दफ़ा मुझे कॉल की इसलिए मैंने आंसर कर ली। प्लीज़ मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं अपनी ज़िंदगी में वाकई बहुत बिजी हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो एना, हेलो।
भिखारी थी ये? कौन? है ना? अब आ गए तुम? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बात किससे हो रही थी? कुछ नहीं, वो एक रॉन्ग नंबर था। ओ, मुझे फोन से याद है, फरहाना खाला से बात हुई है? काफी टाइम से उनसे कुछ सुना नहीं, तो मुझे कॉल है। इत्तेफाक से आज सुबह ही उनसे बात हुई है, तुम्हारा भी पूछ रही थी। चाय बनवाऊं, पियोगे? दैट बी नाइस। मैं चेंज करता हूँ तो फिर साथ पीते हैं। श्योर। वाह, अपनी खाला से किसी बात पर नाराज है मगर मुझसे शेयर नहीं कर रही। लगता है प्यारे आगा जान ने बेटी के कानों में खाला के खिलाफ जहर भर दिया। फरहाना खाला, आप सच्चाई की खोज में लगी रहे। मीर फारूक, तुम्हारे सुकून और इत्मीनान के दिन खत्म हो गए। अभी तो आग लगानी शुरू की है। जरा ठहरो, ये आग ऐसे फैलेगी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी जला के राख कर देगी। ऐना, प्लीज मेरा लैपटॉप बैग ले आना। थैंक यू। शाम में कहीं चलते हैं, मूड हुआ तो मूवी देख लेंगे, फिर जाकर खाना खा लेंगे। ठीक है। क्या? बाय। ताला लगा कमरा मेरा डिल्यूजन नहीं है, तबाह और बर्बाद किया नेकलेस भी मेरा डिल्यूजन नहीं है। उस रात अमान का उस कमरे में रोना भी मेरा डिल्यूजन नहीं था। हमारा वो अजीब व गरीब नॉर्मल हनीमून ट्रिप भी मेरा डिल्यूजन नहीं था। वो झूला, वो आवाज़ें, अमान का मिस्टीरियस बिहेवियर, कुछ है जो गलत है। There's something wrong. इमामदीन बाबू, जी बेटा। ये स्टडी की सफाई कौन करता है? मैं खुद ही करता हूँ बेटा। दरअसल साहब के दफ्तर के अहम कागजात वहाँ मौजूद होते हैं ना, उस वजह से साहब ने बाकी मुलाजमों को वहाँ जाने से मना किया है। और मैं खुद भी साहब की मौजूदगी में वहाँ सफाई करता हूँ कि कहीं कोई ज़रूरी कागज़ इधर से उधर ना हो जाए। क्या कोई बात है बेटा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस मैं स्टडी में गई थी तो काफ़ी डस्ट नज़र आई। ऐसा लग रहा था कि कई हफ्तों से सफाई ही नहीं हुई वहाँ की, इसीलिए पूछ रही थी। आपने आखिरी बार कब सफाई की थी वहाँ की? वो बेटा आपकी शादी से पहले सफाई की थी मैंने। यानी शादी के बाद आप समेत किसी मुलाजिम ने वहाँ की सफाई नहीं की? दरअसल बेटा मैंने बताया आपको कि वहाँ साहब के ज़रूरी कागज़ होते हैं, इसीलिए मैं वहाँ किसी मुलाजिम को जाने नहीं देता। मैं खुद ही सफाई करता हूँ, और वो भी साहब की मौजूदगी में। आप कहें तो अभी सफाई कर दूँ? नहीं नहीं, आप
बस आपकी मौजूदगी में सफाई कीजिएगा। जैसा हुक्म बेटा। जब इस जगह कोई और नहीं आता तो फिर वो नेकलेस यहाँ कैसे आया? शायद इस ताला लगे कमरे की चाबी यहीं हो, शायद इन ड्रॉर्स में। आपके बच्चे अपने यार को नहीं पहचाना है तूने? 8-10 साल में तेरी यादाश्त भी चली गई है। भूल गया पिंडी की सड़कों पे आवारा गर्दियां, हॉस्टल के दिन रात। वो साजिद अहमद चौधरी आप पहचाना है? कैसे हो? ठाक। वाह भाई, गड्डी शड्डी वो भी इतनी बड़ी, सूट बूट। मैं तभी मैंने तुझे नहीं पहचाना है, वरना तो मैं छुट्टियों में तुझे पहचान लेता, तुझे पता तो है। इमामदीन बाबा, इमामदीन बाबा। जी आया बीबी। ड्राइवर से बोले गाड़ी निकाले। बहुत अच्छा। कहीं जाना है बेटा? जी ऑफिस जाना है। सेकंड जरा जल्दी निकाले गाड़ी। ठीक है। रमान आजकल ऑफिस नहीं आ रहे और उन्होंने कहा है कि ये फाइल उन्हीं को देनी है। तुम्हें कुछ पता है कब तक आएंगे? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। ये फाइल तुम ज़की साहब के पास ले जाओ, आजकल वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है। वैसे शाइस्ता, हाँ मसला क्या है? जब से रमान की शादी हुई है वो ऑफिस आना ही छोड़ दिया।